हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखने वाले हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। तो चलते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में जानेंगे कि होती क्या है। तो फॉरेन पॉलिसी होती है वो किसी भी कंट्री के साथ हो सकती है। वैसे हम इंडिया के बारे में रीड करने वाले हैं तो इंडिया की देखते हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिलेट करती है कि उसका रिलेशन कैसा है किसी भी अदर कंट्री के साथ। वो कैसे भी हो सकता है, उसके ज्योग्राफी कल्चर की वजह से, हिस्ट्री से, ट्रेडिशन से, इकोनॉमिक से, मिलिट्री से, लीडरशिप के, उससे उसके साथ कैसे रिलेशन है अदर कंट्री के साथ। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि हम पाकिस्तान से देख सकते हैं कि हमेशा हमारे जो इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से हम पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन क्या, हार्ड रिलेशन है, मतलब लड़ाई चलती ही रहती है। उसके साथ हम चाइना के साथ देख सकते हैं कि हमेशा लड़ाई का ही माहौल रहता है। उसके साथ हम रशिया का देख सकते हैं कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था उसी के साथ में ही क्या रशिया हमारी मदद करने लगा था, मिलिट्री से लेकर इकोनॉमिक से रिलेटेड हमारी मदद करने लगा था। वहीं सोशल स्ट्रक्चर से देख लें कि हमारा रिलेशन अदर कंट्री के साथ कैसा है। पॉलिटिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, एसआर जैसे कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, ये डिपेंड करता है हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। तो अब इंडिया की ऐसी फॉरेन पॉलिसी ऐसी कैसी है जो कि उसे यूनिक बनाती है। तो सबसे पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर आती है वर्ल्ड में पीस बना के रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इंडिया के अंदर, उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि हमेशा क्या है, वर्ल्ड में पीस बना के, शांति बना के रखना है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी एम टू प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमेशा हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को क्या है, शांति बना के रखनी और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा बना के रखनी है। जैसे हमारा आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 कौन सा हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके अंडर क्या आता है कि हमेशा इंडिया को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बना के रखनी है और अदर नेशन के साथ क्या है, हमेशा जो उसके लॉ होते हैं, कोई भी हमारी इंटरनेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे यूएन हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गए, उनके साथ हमेशा क्या, उनके जो लॉ होते हैं उनको मान के ही चलना, हमेशा पीस बना के साथ रखना है। बिसाइड पीस, हमेशा ऐसे नहीं कि हम शांति बना के रखेंगे, उसके साथ में क्या हम प्रमोट करेंगे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, जाओ हम वहां जाना प्रेफर करेंगे। उसके साथ ही एक और इंडिया के बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि यदि कोई हमारे जो नेशन है, हम हमेशा शांति बना के रखेंगे, हम कभी भी किसी पे अटैक नहीं करेंगे। फर्स्ट, यदि किसी अदर ने हम पे अटैक पहले किया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने एक और बात की है कि पीस टू अस इज नॉट जस्ट प्रिवेंट होप, इट एमर्ज नेसेसरी। ये नहीं है कि पीस हमें होप, हमें आशा है कि हमें शांति बना के रखनी, ये हमें नेसेसरी है, हमें जरूरत है कि हमें शांति बना के रखनी। यदि आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी क्या है, चारों ओर से उसके नेबर है जिसके साथ हमेशा उसके अटैकिंग वो वॉर ही चलता रहता है। जैसे पाकिस्तान देख लो आप या फिर चाइना देख लो, हमेशा अटैकिंग मोड में ही रहते हैं वो। तो इसलिए क्या, हम शांति खुद बना के रखेंगे तो वो हम पे आक्रमण पहले नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि उसे वर्ल्ड में पीस बना के रखना है। एंटी कॉलोनिज्म, जो कि इंडिया हमेशा ही कॉलोनिज्म जो कि उपनिवेशवाद से दूर रहता है, मतलब उसको मानता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि पहले से उसको उपनिवेश हो रखा है। जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने हम पे उपनिवेश किया, कॉलोनी थे ना हम उसके, इसलिए इंडिया को पता है कि किस प्रकार से इफेक्ट होता है किसी की इकोनॉमिक चीली जाती है। और कॉलोनिज्म उसे बोला जाता है कि जिस पर क्या होता है, कोई किसी की कंट्री है, जैसे इंडिया के ऊपर क्या ब्रिटिश राज करे थे, ब्रिटिशों ने हम पर इकोनॉमिक से, सोशल से, पॉलिटिक्स से, कल्चर से, सभी पर उनका ही हक हो गया था, उसे कॉलोनिज्म माना जाता है। तो एंटी कॉलोनिज्म को मानता है इंडिया, की उपनिवेशवाद को बिल्कुल नहीं मानता, उसको साथ नहीं देता है इंडिया कभी भी। इंडिया व्यू डेट कॉलोनिज्म इंपीरियलिज्म, जो कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म है वो एक्सप्लोर करते हैं वीकर सेशन को। वीकर नेशन कौन होते हैं, जो कि जो कमजोर जो देश होते हैं उनको क्या है इफेक्ट करती है उनकी। कौन करता है इफेक्ट, जो कॉलोनिज्म होते हैं उसको हमारे वो राज करते हैं तो वो अपनी पावर से क्या उनको वीकर बना देते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर बना देते हैं, जिससे कि उसकी जो इकोनॉमिक होती है, पॉलिटिक्स, सब कुछ तहस नहस हो जाती है। इंडिया ने बहुत सारी जो कंट्री को लिबरलेशन भी करवाया, मतलब आज़ाद भी करवाया, जैसे इंडोनेशिया, घाना, निम्बानिया, बहुत सारी कंट्रीज को आज़ाद भी करवाया इंडिया ने। तो क्या है, इंडिया एक एंटी कॉलोनिज्म कंट्री है, उपनिवेशवाद को बिल्कुल नहीं मानती है। दस इंडिया एक्सप्रेस हिज सॉलिडिटी विद द पीपल, मतलब हमेशा से अफ्रो एशियन जो कंट्री, अफ्रीका की और एशियन जो कंट्री है उसके साथ ही
क्या है, इंडिया अच्छे रिलेशन बनाता है। वैसे तो सभी के साथ पीस रहता ही है, उसके साथ ही क्या है, जो अफ्रो एशियन की कंट्री के साथ थोड़ा स्पेशल क्या है, उनके लगाव है थोड़ा सा इंडिया को, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी कंट्री ने क्या है उन पे उपनिवेशवाद करा है, मतलब उपनिवेश किया है, वो उनकी जो इकोनॉमी का है वो बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए उनके थोड़ा एक्सप्रेस है, उनकी सोलिडिटी उन्हें प्रेफर थोड़ा स्ट्रगल करा है उन्होंने, इसलिए इंडिया उनको स्पेशल पावर देता है। क्योंकि उन पे किसने राज किया, जैसे ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, हॉलैंड ने, पुर्तगाल, इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज ने क्या है इन पर राज करा, अफ्रो एशियन कंट्रीज है, क्योंकि इंडिया एशियन कंट्रीज के अंदर ही आता है ना, इसलिए इंडिया क्या है एंटी कॉलोनिज्म को मानता है। वैसे सभी कंट्रीज नहीं मानती, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रही हैं हम। दी प्रेजेंट, तो अब प्रेजेंट टाइम में नियो कॉलोनिज्म और नियो इंपीरियलिज्म भी आ गया है। नियो कॉलोनिज्म उसे बोला जाता है, जैसे कि आप आज के टाइम में देख लो कि किस प्रकार से हमारी प्रकार से जो चाइना है वो किसी को क्या पैसे दे रहा है, जैसे पाकिस्तान का वो हमेशा से शोषण करके आया है, क्या चाइना उसको कुछ पैसे दे देता है पाकिस्तान को कि तुम आप जब तुम्हारा टाइम हो तब दे देना, लेकिन वो हाई टैक्स लगा के देता है, उन पे रिवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, उसको बहुत टाइम लग जाता है उसकी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल उसके कर्ज में दब गया है। उसके साथ ही अब श्रीलंका का नाउ डेज एग्जाम्पल चल रहा है कि जो श्रीलंका में क्या है, जो एग्जाम होने वाले थे वहां पर क्या है पेपर ही नहीं थे, तो वो क्या है पेपर के लिए उसे क्या है अदर नेशन पे डिपेंड होना पड़ा। तो चाइना क्या बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या है मुझसे पैसे ले रहे हो तो कुछ मेरे लिए देना पड़ेगा। तो नियो कॉलोनिज्म और नियो इंपीरियलिज्म के बिल्कुल अपोजिट में इंडिया, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, तो आप भी अपनी जो पेपर में ऐसे एग्जाम्पल डाल के आओगे। एंटी रैकलिज्म क्या होता है, जिसके अंदर क्या है काले और गोरे में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है। एंटी मतलब नहीं करता, रैकलिज्म जो काले और गोरे में भेदभाव नहीं करता है इंडिया। जिस प्रकार से हमने देखा कि इंडिया है वो इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म को नहीं मानता, उसी तरीके से इंडिया भी क्या है ब्लैक एंड व्हाइट रैकलिज्म को बिल्कुल नहीं मानता है। इंडिया स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइड द पॉलिसी ऑफ अपार्थ। अपार्थ क्या था, रैकलिज्म डिस्क्रिमिनेट की पॉलिसी से मानता है कि हमेशा क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता आया है। जैसे कि वाइट मेजोरिटी, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में क्या थी, मिनोरिटी थी। कौन थे साउथ अफ्रीका में, काले लोग मिनोरिटी कम संख्या में थे और उनका क्या शोषण होता आ रहा था। तो महात्मा गांधी ने वहां पर क्या करवाया था, रैकलिज्म के वहां पर रैकलिज्म के ऊपर क्या है उन्होंने चलवाई थी, जिसमें कि वो पूरे सफल भी हुए थे महात्मा गांधी। तो हम इंडिया के लिख सकते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है रैकलिज्म को मानने की अवधारणा क्या है, महात्मा गांधी ने भी वहां पर मूवमेंट की थी रैकलिज्म की। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एंटी रैकलिज्म होता है। उसके साथ ही आप लिखोगे कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश इंडिया, हमारी ब्रिटिशों ने इंडिया पे राज कर रखा था, उसमें ब्रिटिश इंडिया कहलाई जाती थी। तो उसमें क्या करते थे, ब्रिटिश लोगों ने दो उसमें कैटेगरी में इंडिया को डिवाइड कर रखा था। एक होता था व्हाइट टाउन होता था, एक ब्लैक टाउन होता। व्हाइट टाउन में ब्रिटिश लोग रहते थे, वही ब्लैक टाउन में क्या होता था, जो हम नॉर्मल लोग होते हैं वो रहते थे। तो उस समय में भी रैकलिज्म इंडिया को देखने का मिला था। इसलिए इंडिया क्या है अब संभल गया कि हमें ऐसी चीजों को नहीं करना है, नहीं तो क्या हमारी इंडिया डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए इंडिया क्या एंटी रैकलिज्म को मानता है। इट इवन स्नैप डिप्लोमेटिक रिलेशन, और उसी के साथ ही उसके बाद से इंडिया ने क्या है अच्छे रिलेशन बनाया साउथ अफ्रीका कंट्री के साथ ही। और उसी तरीके से लिबानिया में जिस प्रकार से वाइट डोमिनेशन कर रहे थे लिबानिया में, तो उससे भी आजाद इंडिया ने करवाया उन्हें। न्यू अलाइनमेंट मतलब कि हमने देखा कि न्यू अलाइनमेंट एक वो होता है जिसमें कि कोल्ड वॉर के समय क्या वर्ल्ड है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर होता है एक यूएसए, एक होता है यूएसएसआर। तो यूएसए के साथ कौन दे रहा था, जो कि सारी वेस्ट की कंट्री आती, और उसके साथ ही जो यूएसएसआर था उसकी सारी ईस्ट की कंट्रियां दे रही थी। तो उस इंडिपेंडेंट जो कंट्री थी वो सोच रही थी यदि हम इन दोनों अलाइन में मिल जाते हैं तो हमें क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से वो क्या मानते हैं कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिससे कि क्या हमें इन दोनों अलाइन में नहीं जाए, मतलब यूएस और यूएसएसआर में नहीं जाए, और अपना खुद का एक ऐसा चीज बनाए जिसमें कि हम अपना इंडिपेंडेंट को संभाल के रख सकते। तो उस समय निकली थी नॉन अलाइनमेंट की बात। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था इंडिया। उसमें जो वर्ल्ड था टू ब्लॉक्स में डिवाइड था, एक था यूएसए में और एक यूएसएसआर में। इन सच सिचुएशन कोल्ड वॉर के समय टू ब्लॉक थी वो, उस समय क्या इंडिया ने क्या पॉलिसी अपनाई, नॉन अलाइनमेंट की, कि मुझे किसी भी अलाइन में नहीं जुड़ना, नहीं तो यूएसए में नहीं यूएसएसआर में।
और हिंदी में इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष, मतलब किसी की गुट में ही नहीं जाना है, ना तो यूएसए के और नहीं यूएसएसआर के। जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि उन्होंने बोला, ऑब्जर्व किया है, वी प्रोपोज टू कीप अवे फ्रॉम पावर पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर हैं, नहीं तो यूएसए के अंदर यूएसएसआर के नहीं मिलेंगे। अलाइंड अगेंस्ट वन अदर, हम जो कि एक दूसरे से अलग हैं, वो भी उससे अलग था, यूएसए और यूएसएसआर दोनों अपोजिट थे। विच हैव लीड इन द पास्ट टू वर्ल्ड वॉर, लेकिन हमें कैसे देख, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे हुआ था, सेकंड में भी, वो पहले क्या थे, वो ही बनी हुई थी, अलाइन बनी हुई थी, उसके बाद में वॉर हुआ, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हमने पास्ट में अनुभव किया, विच में अगेन टू लीड, इसके बाद क्या है, जैसे पास्ट में हमने अनुभव किया कि डिजास्टर होके ही रहता है, तो उसी प्रकार हमें डिजास्टर में नहीं मिलना, नहीं तो हमें हमारी इकोनॉमी क्या है दोबारा से लो हो जाएगी, क्योंकि न्यू इंडिपेंडेंट जो कंट्री थी उनकी जो इकोनॉमिक थी पहले से ही लो थी, यदि वो क्या है उन दोनों ब्लॉक में मिल जाते तो क्या होता, उनकी इकोनॉमिक दोबारा से लो हो जाते और उन पे दोबारा से कोई भी कंट्री है वो राज कर सकती थी, इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट को अपनाया। तो इंडिया क्या अपनाता अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, नॉन अलाइनमेंट, मैं किसी भी गुट में नहीं जाऊंगा, यदि आगे भी किसी कोल्ड वॉर होता है तो मैं कभी भी नॉन अलाइनमेंट है मेरी पॉलिसी, मैं नहीं जाऊंगा। जिस प्रकार से रशिया का और यूक्रेन का झगड़ा होता है, इंडिया के अंदर नॉन अलाइनमेंट है, वो किसी भी गुट में नहीं मिला हुआ है, ठीक है। आई फील दैट इंडिया कैन प्ले बिग पार्ट एंड पर इज इफेक्टिव पार्ट ऑफ अवॉइड वॉर, अवॉइड मतलब इसको वॉर अवॉइड करने का एक अच्छा तरीका मिला नॉन अलाइनमेंट का, ठीक है। ये हमने देखा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या है, नॉन अलाइनमेंट है, तो हम नॉन अलाइनमेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंडिया हैज नॉट मिलिट्री अलायंस, वो कोई भी मिलिट्री अलायंस में, क्योंकि क्या यूएसए था और यूएसएसआर था, ये दोनों ही क्या है मिलिट्री अलायंस बनाए थे, यूएसए ने बनाई, नाटो बनाया, सीटो बनाया और सेंटो बनाई, ये तीनों चीज बनाई, नाटो सीटो सेंटो, और यूएसएसआर ने वॉरसा बनाई, ये दोनों की मिलिट्री अलायंस ही जो यूएसए वाली जो कंट्री थी जो इसका साथ दे रही थी सारी नाटो सीटो सेंटो में जा रही थी, उसी प्रकार जो यूएसएसआर का साथ दे रही थी वो वॉरसा में जा रही थी। उनका कहना था यदि तुम पे कोई भी आक्रमण करेगा तो मैं तुम्हारी सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा, तो इंडिया भी कोई भी अलायंस में नहीं, मिलिट्री अलायंस में नहीं जुड़ा। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है, इंडिया कोई भी मिलिट्री अलायंस में नहीं जुड़ा है, उन दोनों ब्लॉक में नहीं जुड़ा है, ठीक है। इंडिया हैज ए इंडिपेंडेंट अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अलग थी ना, नॉन अलाइनमेंट अपनाया, और उसके साथ ही इंडिया अडॉप्ट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्री, और उसी तरीके से नॉन अलाइनमेंट में बना के रखा उसने सभी कंट्रीज के साथ कि मैं नॉन अलाइनमेंट हूँ, लेकिन क्या यूएसए भी उसको मदद कर रहा था कोई भी इकोनॉमिक से रिलेटेड, और यूएसएसआर भी उसको मिलिट्री से रिलेटेड उसकी सारी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व कर रहे थे, तो इंडिया दोनों का ही बेनिफिट ले रहा था, ठीक है। इंडिया दोनों से अच्छे रिलेशन बनाकर चल रहा था। अब हम देखेंगे पंचशील, पंचशील क्या होता है, पांच से नाम नहीं करना, पंचशील 5 प्रिंसिपल है, जबकि कब होते हैं ये हमारे इंडो और चाइना की ट्रीटी होती है, कब होती है ट्रीटी 1954 में होती है, तिब्बत में इंडो चाइना तिब्बत में ट्रीटी होती है, जिसमें कि 5 बातें कही जाती हैं, ये किसके बीच होती है 1954 में होती है, जवाहरलाल नेहरू और चो इन लाई के द्वारा होते हैं जो चाइनीज के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, ठीक है। इसके अंदर 5 बातें ऐसी क्या हैं देखते हैं, पंचशील के नाम से जो जानी जाती हैं। हमें रिस्पेक्ट करनी है हमारी जो टेरिटरी है दोनों की, इंडिया की और जो चाइना की, दोनों की टेरिटरी की क्या है इंटीग्रिटी, हमें संप्रभुता बना के रखनी है, हम दोनों को कभी भी नुकसान नहीं करना है, किसी भी कंट्री के, हमारे दोनों कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने, मतलब नो एग्रेसिव, कोई भी अग्रेसिवपन नहीं होगा, नहीं तो तुम अग्रेस दिखाओगे हमारी कंट्री के साथ, नहीं हम, तो ये होती है। तीसरी होती है कि नॉट इंटरफेयर द फॉरेन पॉलिसी, यदि चाइना तुम मेरी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंटरप्ट नहीं करोगे और नहीं मैं तुम्हारी करूंगी, ये होती है तीसरी बात। इक्वलिटी एंड बेनिफिट, दोनों क्या है इक्वल बेनिफिट और म्यूचुअल बेनिफिट नहीं करेंगे, जैसे कि हमारी वोटर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी हम दोनों को इक्वालिटी बना के रखनी है, हम पीसफुली दोनों रिलेशन करेंगे। लेकिन ये 1954 में होती है ट्रीटी, लेकिन हमने देखा कि 1962 में तो हमारा इंडिया और चाइना के साथ तो झगड़ा भी हो जाता है, तो क्या है इंडिया तो हमेशा से पंचशील का पालन करता है, लेकिन क्या है चाइना हमेशा से इसे गड़बड़ करता है, क्योंकि 1962 में चाइना ने हम पर आक्रमण किया था, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि इंडिया ने पंचशील का हमेशा से ही पालन किया, लेकिन चाइना इसका आदर नहीं करता, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब क्या इंडिया की जो पंचशील है उसके अंदर क्या है, हमने क्या कभी भी क्या कोल्ड वॉर के टेंशन के वक्त भी हमने अच्छी तरीके से पंचशील को माना, लेकिन चाइना उस समय क्या कर रहा था, वो कभी यूएसए के साथ जाता है कभी यूएसएआर, तो उन्होंने क्या जो दोनों के रिलेशन थे वो दोनों के अच्छे नहीं थे,
तो क्या है, चाइना ने उस बात को नहीं माना जो पंचशील की बातें थे, तो ये देख सकते हैं। और उसके साथ ही इंडिया और चाइना के बीच में जो पंचशील हुए थे, तो उस समय क्या था, बहुत सारी कंट्री को अच्छे लग रहे थे पंचशील, अच्छी बात है, नॉन एग्रेसिव, दोनों को बेनिफिट, इक्वलिटी, हर चीज अच्छी लग रही थी। बहुत सारी कंट्री ने क्या है इस चीज को अपनाया, जैसे बर्मा ने अपनाया, यूगोस्लाविया ने, इंडोनेशिया ने, बहुत सारी कंट्रीज ने क्या है पंचशील को अपनी कंट्री के अंदर डाला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफ्रो एशियन बाइस। क्या है, इंडिया हमेशा से एफ्रो एशियन जो कंट्री, अफ्रीका और एशिया की जो कंट्री है, उनके प्रति थोड़ा सा स्पेशल क्या है, उनको प्रियोरिटी देता है। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि इंडिया को पता है कि जो एफ्रो एशियन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा उपनिवेश का शिकार रहे हैं, तो उसके लिए क्या है उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रियोरिटी देता है इंडिया। तो क्या है, इंडिया हमेशा से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यूएनओ हो गई या फिर यूरोपियन यूनियन हो गई, G7 कंट्रीज हो गई, हमेशा एफ्रो एशियन कंट्रीज की इकोनॉमिक के डेवलप के लिए बात करता है। जैसे NIEO जो कि बनाया गया था, उसके लिए इंडिया ने बात की थी कि हमेशा साउथ जो कंट्रीज हैं उनको क्या अपना विकास करने के लिए इकोनॉमिक टैक्स फ्री होकर हमने ट्रेड करना चाहिए, बहुत सारी बातें बताता है। उसके साथ ही इन 1947 इंडिया कॉल्ड द फर्स्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली के अंदर होती है, तो वो बताता है कि हमें क्या है अपने खुद के एशियन कंट्रीज को क्या अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वहीं इंडिया ने क्या 1949 में क्या है बहुत सारी एशियन कंट्रीज को टुगेदर किया, और उन्होंने इंडोनेशिया कंट्री है उसको आज़ाद करवाने में मदद करी। ठीक है, उसके साथ ही बार्डुंग सम्मेलन होता है। बार्डुंग सम्मेलन क्या होता है, जो कि गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होती है, जो कि उसको बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया थी बार्डुंग सम्मेलन। बार्डुंग में होता है, जो कि इंडोनेशिया में होता है। तो उसमें हम सोचते हैं कि हमें क्या है क्या बनाना चाहिए, नॉन अलाइनमेंट एक मूवमेंट बनाना चाहिए, जिससे कि हम दोनों ही पावर के अंदर नहीं आएंगे, नहीं यूएसए नहीं यूएसआर। तो 1955 में इंडिया ने अच्छी बात बताई थी वहाँ के, हमें एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें कि हम दोनों ही कंट्रीज के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि इंडिया हमेशा से इनके एफ्रो एशियन कंट्रीज के बारे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोन पॉलिसी के अंदर क्या है अच्छी अच्छी बातें बताता है कि हमें अपना क्या किस प्रकार से अपना डेवलप करना है। लिंक विद द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है, किस कॉमनवेल्थ को बोला जाता है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने जिन कंट्रीज के ऊपर उपनिवेश किया है वो कंट्री ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ के अंदर आ सकती है, जिसमें कि ब्रिटिश होता है, जो ब्रिटेन जो कंट्री है वो तो हेड होते हैं, उसके नीचे जो कंट्री है वो आ जाएगी। लेकिन कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सोवरेनिटी, संप्रभुता है उसको खो देता है, नहीं। उसका अंदर क्या होता है, उसको इकोनॉमिक, पॉलिटिक जो भी कुछ फायदे होते हैं, इसलिए वो कॉमनवेल्थ के अंदर गया हुआ है। उसकी सोवरेनिटी, रिपब्लिक उसको इफेक्ट नहीं करता कॉमनवेल्थ। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश के अंदर। इन 1949 इंडिया डिक्लेयर करता है अपने आप को एक मेंबर बनाता है कॉमनवेल्थ के अंदर। मैंने बताया कॉमनवेल्थ क्या होता है, जो ब्रिटिश क्राउन होता है उसके अंडर जो कंट्रीज जिन पे ब्रिटिश ने राज कर रखा था वो कंट्री आते हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। आप आना चाहो तो आ सकते हो, आज के टाइम में 57 कंट्रीज है उसके अंदर आते हैं कॉमनवेल्थ के अंदर, तो इंडिया उनमें से एक है। ठीक है, तो इसके अंदर आ सकते हो। यदि इंडिया की क्या सोवरेनिटी के ऊपर कोई भी इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, वो ब्रिटिश उन पर राज नहीं करेंगे। कॉमनवेल्थ के अंदर ये नहीं कि वो अपनी सोवरेनिटी को खो देगा, नहीं। लेकिन कॉमनवेल्थ के अंदर जाने का इंडिया को इसलिए फायदा क्योंकि वो इकोनॉमिक, पॉलिटिक, कल्चर और अदर स्पेयर कुछ भी बेनिफिट इंडिया को मिलते हैं कॉमनवेल्थ के अंदर जाने के। ठीक है, उसी तरीके से हम अपनी रिपब्लिक को नहीं खोल देंगे। ठीक है, तो इंडिया इज प्लेइंग इन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग होती है, उसमें भी इंडिया की अच्छी बातचीत होती रहती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया। ठीक है, उसके साथ ही होस्ट बना था 24 कॉमनवेल्थ समिट होते हैं, उसमें क्या है इंडिया हेड बना था, तो होस्ट हुआ था इंडिया के अंदर हुआ था ये 1983 में। ठीक है, सपोर्ट टू द यूएनओ है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया क्या है, यूएनओ सबसे पहले ये जानते हैं यूएनओ होता है क्या है। आपको वैसे पता होगा, आप बड़ी क्लासेस में हो चुके हैं। तो यूएनओ क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारी जो बड़ी कंट्रीज होते हैं, सारी कंट्रीज इसके अंदर आते हैं, लगभग 200 कंट्रीज हमारे देश के अंदर, जो कि इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो इसके अंदर आने का फायदा ये होता है कि ये इसके अंदर जो भी कंट्रीज आएंगी उनका जो सॉल्यूशन होगा वो पीसफुली होगा, कोई भी
लड़ाई से झगड़े से नहीं होगा, पीसफुली इसका समाधान होगा कोई भी बातचीत के द्वारा। तो यूएनओ के अंदर आने का ये बात है। जिस प्रकार से हमने देखा कि यूएनओ बनाने का ये फायदा कि पीस वगैरह हो जाएगा, तो उस प्रकार से इंडिया भी है जो कि यूएनओ है सबसे हेड माना जाता है सभी कंट्रीज में, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम होते हैं पूरे वर्ल्ड के। तो उस प्रकार से इंडिया है उसके अंदर सपोर्ट करता है यूएनओ को। तो देखते हैं, इंडिया बिकेम एक मेंबर बन गया था 1945 में। ये 24 अक्टूबर 1945 में बनता है, 24 अक्टूबर 1945 को ये यूएनओ बनता है और 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया मेंबर बन जाता है। तो इंडिया क्या स्टार्टिंग मेंबर से एक था यूएनओ का। इंडिया हमेशा उसके सारे जो प्रिंसिपल होते हैं उसको मानता है और उसी प्रकार से यूएनओ है हमेशा से कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, रैकलिज्म इनका सपोर्ट नहीं करता और इंडिया भी नहीं करता है और यूएनओ भी नहीं करता। ठीक है, तो ये बात अच्छी है। और इंडिया की एक फर्स्ट वीमेन होती है विजय लक्ष्मी पंडित। वो क्या है, प्रेसिडेंट बनी थी यूएन की जनरल असेंबली के अंदर। तो फर्स्ट वीमेन थी इंडिया की। तो आप देख सकते हो कि इंडिया अच्छा सपोर्ट कर रहा है यूएनओ के अंदर। उसके साथ ही इंडिया ने बहुत सारे जो कंट्रीज के वॉर हैं आम बातचीत के द्वारा यूएनओ ने भेजा था इंडिया को कि आप सोल्यूशन करवाओ। तो इंडिया उनके मिडल पार्ट बनता है उन दो कंट्रीज के और इंडिया सोल्यूशन करता है। जैसे कोरिया वॉर हो गया, कोंगो वॉर हो गया, बहुत सारे ऐसे वॉर होते हैं, युगोस्लाविया का, कंबोडिया का, ये ऐसे वॉर होते हैं। इंडिया जाता है और उनका समाधान करवाता है। तो यूएनओ की हर बात मानता है और यूएनओ सबसे पावरफुल है। तो क्या इंडिया सपोर्ट कर रहा है यूएनओ को। ठीक है, इंडिया कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एक्टिवली टू ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑफ द यूएन। यूएनओ की जो चेयरमैन है उसके लिए भी अच्छा काम करता है। 1997 में इंडिया एक यूएन समिट रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर अच्छा को चेयरमैन बना था इंडिया। उसके साथ ही इंडिया सिक्योरिटी जो काउंसिल होती है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी। इंडिया टेम्परेरी मेंबर तो रहा है लेकिन आज तक परमानेंट मेंबर नहीं रहा, क्योंकि परमानेंट मेंबर 5 है जो कि परमानेंट होते हैं। तो इंडिया की बात उठ रही है कि इंडिया कुछ सालों में क्या है परमानेंट मेंबर बन जाएगा। तो एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी आप देख सकते हो, अच्छी पीसफुली है। पंचशील के बारे में लिखते, कॉमनवेल्थ के अंदर, यूएनओ के बाद, एफ्रो एशियन के बाद हमने बहुत सारी चीजें रीड करी है। डिसआर्मेंट, डिसआर्मेंट क्या होता है, डिस मतलब नहीं, आर्म क्या होते हैं जो भी हम हथियार वगैरह होते हैं। इंडिया बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि आप हथियार रखो कोई भी कंट्री। दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होती है जो अपोज करती है, मतलब नहीं करती है उसका, जो कि कॉन्वेंशन और न्यूक्लियर बम को रखने के लिए पसंद नहीं करती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। वो मानता है कि यदि हम न्यूक्लियर बम का यूज करेंगे तो न्यूक्लियर बम को बनाएंगे तो क्या है, कभी ना कभी उसका यूज होगा, तो इसलिए क्या है हम बनाए ना। इंडिया ये मानता है। दिस इज एम टू प्रमोटिंग वर्ल्ड, क्या इससे हमारे वर्ल्ड पीस में और सिक्योरिटी होगी हमारे देश में और टेंशन होगी हमारी वो वर्ल्ड में, तो वो कम हो जाएंगी। ठीक है, इंडिया हैज यूएनओ के प्लेटफॉर्म में क्या है, इंडिया ने डिसआर्ममेंट को हमेशा से ही माना है। उसके साथ ही इंडिया में क्या था, 6 नेशन समिट होती है 1985 में। इंडिया ने न्यूक्लियर डिसआर्म के बारे में बताया कि मैं कभी भी मानूंगा नहीं, कभी मैं आर्म वगैरह नहीं रखूंगा। तो क्या होता है, बट नो साइन, लेकिन कभी भी ये साइन नहीं करता है, वो नहीं मानता कि मैं न्यूक्लियर बम वगैरह कभी भी ऐसे नहीं करूंगा या मतलब रखना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन इंडिया है कभी भी ये नहीं बोलता कि जैसे कि बहुत सारी ट्रीटी होती है, एनपीटी, सीटीबीटी, ये कौन बहुत सारी ट्रीटी होता है जिसमें कि आप यदि इस पे साइन कर दोगे तो आप कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बना पाओगे। तो ये से होता है, लेकिन इंडिया इन पे कभी साइन क्यों नहीं करता। वो मानता है कि बहुत सारी कंट्रीज है जो बड़ी कंट्री, उन्होंने अपना स्टॉक है बना के रख लिया है, लेकिन हम जो इंडिपेंडेंट कंट्री हमारे 1947 में, लेकिन ये तो पहले से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं ना, इन्होंने तो अपना सारा विकास कर लिया, अपने हथियार वगैरह बना लिया। तो मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, कभी ना कभी मुझे जरूरत पड़ सकती है इस चीज के बारे में। तो क्या इंडिया कभी भी एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन नहीं करता। एनपीटी है 1968 में बनकर तैयार होती है और सीटीबीटी होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, ये 1996 में बनकर तैयार होती है। तो इंडिया कभी इन पे साइन नहीं करता। इंडिया निःशस्त्रीकरण के साथ में कि मैं हथियार वगैरह, ये गंदी बात होती है रखना, लेकिन मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, कभी ना कभी मुझे जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड है, वर्ल्ड में वॉर तो होंगी, तो मैं ऐसे इन पे साइन नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी कंट्री ने अपना स्टॉक बना के रख लिया है। ठीक है, इंडिया हमेशा अपोजिट होता है एनटीबीटी और सीटीबीटी का, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो बड़ी कंट्रीज है उन्होंने तो बना लिया, उनका विकास हो चुका, लेकिन हमारा नहीं हुआ। जो अफ्रो एशियन कंट्रीज है जो अभी अभी आजाद हुई है, 1947 में ही तो आजाद हुए हैं, क्योंकि जो 5 नेशन है, रशिया, चाइना, यूके और यूएसए और फ्रांस, इन्होंने क्या न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक बना लिया है, उन्होंने साइन भी कर दिया, लेकिन ये बनाते रहते हैं हथियार। तो इससे क्या कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हम साइन कर देंगे तो क्या है, हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बड़ी पावरफुल कंट्री है। तो इंडिया कभी भी इन पे साइन नहीं करता है।
तो ये था आपका चैप्टर जो कि अब खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।